नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के लिए कक्षा 7 का भूगोल। तो कक्षा 7 के भूगोल में आज है अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो इस अध्याय में सबसे पहले देखते हैं स्थल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडली प्लेट कहते हैं। तो पृथ्वी का जो स्थली भाग है मित्रों, वो कई प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडली प्लेट कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूरेशियाई प्लेट, अमेरिकन प्लेट, भारतीय प्लेट, इस तरह से जो स्थल हैं ये कई प्लेटों में विभाजित हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो मित्रों, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है उसकी गति के कारण ये जो प्लेट हैं प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर ये क्या करती हैं, धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। तो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है वह एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी प्लेटें भी वर्ष में कुछ मिलीमीटर धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। तो मित्रों, जब पृथ्वी के अंदर प्लेटें गति करेंगी जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण यह गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, एवं जो भाग पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होता है उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होगा उसे अंतर्जनित बल कहेंगे, और जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होगा उसे बहिर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति पटल विरूपण बल उत्पन्न करते हैं। तो जो अंतर्जनित बल है मित्रों, जो पृथ्वी के अंदर हैं, वो आकस्मिक गति कभी उत्पन्न कर देंगे तो कभी धीमी गति पटल विरूपण उत्पन्न कर देते हैं। इसमें आकस्मिक गति के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन की क्रिया होती है। तो मित्रों, जो आकस्मिक गति है उसी के कारण आपका भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन की क्रिया होती है, जबकि पटल निरूपण बल द्वारा पर्वत निर्माणकारी होता है। बहिर्जात बल द्वारा अपरदन और निक्षेपण की क्रिया होती है। अब देखते हैं मित्रों ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो मित्रों, ज्वालामुखी जो भूप्रपट्टी पर एक खुला हुआ छिद्र होता है जिससे पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा होता है वो अचानक से बाहर निकलने लगता है। ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाले पदार्थ में गैस, जलवाष्प, विखंडित पदार्थ, लावा आदि होते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैस एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक 60 से 90% होती है। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख होती हैं। तो मित्रों, जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो उसमें सर्वप्रथम गैस एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा 60 से 90% होती है, और अन्य गैसें इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख गैसें निकलती हैं। अब देखते हैं मित्रों भूकंप के बारे में। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता रहता है। इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। तो मित्रों, जो स्थल मंडलीय प्लेटें होती हैं वो गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न हो जाता है। इसी कंपन को ही भूकंप कहते हैं। तो भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ पर कंपन सबसे पहले आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ कंपन की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती हैं: पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, यस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, यल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है।
जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। तो मित्रों, भूकंप का मापन हम भूकंप लेखी या अर्थात सिस्मोग्राफ से करते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 या 2 से कम होती है वहाँ पर प्रभाव नहीं के बराबर देखने को मिलता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुँचा सकती है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होता है वह बहुत शक्तिशाली, और जिस भूकंप की तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो मित्रों, रिएक्टर स्केल पर यदि भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक है तो वह शक्तिशाली समझा जाता है, और जब 7 या 7 से अधिक होता है तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज शहर में 6.9 रिएक्टर स्केल की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। अब देखते हैं मित्रों कि भूकंप से बचाव की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। तो भूकंप के दौरान सुरक्षित स्थान क्या होना चाहिए? रसोई के काउंटर या मेज के नीचे लोगों को जाकर छिप जाना चाहिए। दीवारों के अंदरूनी कोने में जाकर के लोगों को छिपना चाहिए। भूकंप के दौरान इनसे दूर रहें। क्या क्या वस्तुएं हैं जिनसे हम लोग को दूर रहना चाहिए? आग वाले स्थान से आपको दूर रहना चाहिए। चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहना चाहिए। पहले से हमें क्या तैयार रहना चाहिए? अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। भूदृष्ट पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर मित्रों शैलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। हमारी जो पृथ्वी है उस पर जल, पवन और हिम के द्वारा विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को ही हम अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो मित्रों, जब ये वायु और जल अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और ले जा कर के एक स्थान पर छोड़ देते हैं, इसी अपरदन एवं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं। अब देखते हैं मित्रों नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि नदियाँ बहुत सारी मिट्टी का कटान करती हैं। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाले घाटी से गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। तो मित्रों, जब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो मोड़दार मार्गों से बहने लगती हैं और इन्हीं मोड़दार मार्गों को हम विसर्ग कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाती है और एक अलग झील बनाते हैं जिसे हम चाँप झील कहते हैं। तो मित्रों, जैसे देखिए ये नदी जा रही है, ये होता है आपका इस तरह से होते हुए जा रही है। तो ये होता क्या है मित्रों कि कभी कभार ये जो नदी है इस तरह से यहाँ पर ये कट जाती है और कट करके अब नदी इस तरह से जाने लगती है। यहाँ से इस तरह से नदी बहने लगती है और ये क्या होता है मित्रों कि ये पूरी तरह से अलग हो जाता है और ये झील का निर्माण कर लेता है जिसे हम चाँप झील या गोखुर झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती हैं जिसके परिणाम स्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तो मित्रों, नदियाँ क्या करती हैं कि अपने तटों से जब बाहर चली जाती हैं तो वह निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ ला सकती हैं। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों के निक्षेपण करती हैं जिसे अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। तो मित्रों, जब बाढ़ के कारण नदियां तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में जाती हैं तो महीन मिट्टी का कण अन्य पदार्थ का क्या करती हैं, निक्षेपण कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर अवसाद का जमाव हो जाता है। जब अवसाद का जमाव हो जाएगा तो समतल भूमि जो होती है वह उपजाऊ हो जाती है और जब उपजाऊ हो जाती है तो आपका पैदावार अच्छी होने लगती है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं।
समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहते हैं। तो मित्रों, जब समुद्र तक नदियाँ पहुँचती हैं तो धीरे धीरे उनका प्रवाह धीमा हो जाता है और वहाँ से नदियाँ कई धाराओं में विभाजित हो जाती हैं, जिनको हम वितरिका कहते हैं। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, समुद्री तरंगों के कार्य। समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियाँ बनती हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। तो मित्रों, समुद्री तरंगें जब लगातार सैलों से टकराएंगी तो उसमें दरार विकसित होगा सैलों में, और ये सैलों में जब दरार विकसित होगा तो ये दरारें बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इन्हीं दरारों को हम समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्ट्रैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। तो मित्रों, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, सीटेट ने यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा है। अब देखते हैं हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की ओर कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं पवन के कार्य। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार का शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे शैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुक जाता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू के कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। तो मित्रों थे आज के वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।